गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको कचार की जनगोष्ठी के बारे में पढ़ा रहा था। आज उसी का जो भाग अपूर्ण है उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था राजमोहन नाग के बारे में, जो कि अभियंता थे। इतिहास के अध्ययन के प्रति उनको काफी दिलचस्पी भी थी। उनका जो उल्लेखनीय ग्रंथ है द बैकग्राउंड ऑफ असमीज कल्चर के बारे में, और जिस पुस्तक का प्रकाशन 1948 में हुआ था। आज हम कमालुद्दीन अहमद के बारे में जानेंगे। कमालुद्दीन अहमद, जो कि करीमगंज कॉलेज के इतिहास विभाग अध्यक्ष थे। उसके बाद वो धीरे धीरे बाद में प्राचार्य भी बने। कमालुद्दीन अहमद ने साहित्य की भी रचना की थी। उनके संपादित साहित्य पत्र का नाम दिग्वलय था। जो साहित्य पत्र है उसका नाम क्या है? साहित्य पत्र दिग्वलय। दिग्वलय था। कमालुद्दीन अहमद ने साहित्य की रचना भी की थी। उनके संपादित साहित्य पत्र का नाम क्या था? दिग्वलय था। उसके बाद असम के शिल्प और स्थापत्य के संबंध में लिखी गई उनकी पुस्तक का जो नाम है द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ असम, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ असम, जो कि 1994 है। सैकड़ों शोध पत्र के अलावा उन्होंने उपन्यास और भी अधिक आदि रचनात्मक साहित्य की भी रचना उन्होंने की थी। और जिस किताब का नाम है वो क्या था? द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ असम। असम के बारे में। और इसी तरह के बराक घाटी के भी बहुत सारे विशिष्ट व्यक्तियों के नाम भी हैं। उन व्यक्तियों के नाम है, देखा जाए तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था आपका राजमोहन नाग, कमालुद्दीन अहमद और नंदन वर्मन, मणिचरण वर्मन, नलिनेंद्र कुमार वर्मन और अनिल कुमार वर्मन। ये लोग विशिष्ट व्यक्ति हैं। इन व्यक्तियों के नाम देखेंगे हम लोग। जो विशिष्ट व्यक्ति है बराक घाटी के बर्मन समाज के हैं। विशिष्ट व्यक्ति के नाम आपका है नंदन वर्मन, उसके बाद मणिचरण वर्मन, उसके बाद नलिनेंद्र वर्मन और अनिल कुमार वर्मन।
राजमंत्री वंश के नंदलाल बर्मन, नंदलाल बर्मन, नंदन बर्मन मतलब नंदलाल बर्मन, जो ये समाज सेवक थे और साथ ही साथ एक प्रभावशाली व्यवसायी के रूप में उन्होंने समाज को एक नया पहचान भी बनाया था। बर्मन समाज के लोग आदर के साथ मिलाव और दूसरे समाज के लोग महाजन कहकर संबोधित करते थे। बर्मन समाज के लोग इन लोगों को आदर के साथ मिलाव और जो दूसरे समाज के लोग थे वे लोग महाजन करके उन्हें बुलाते थे। शिक्षा के अनुरागी नंदलाल बर्मन ने ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए कछार जिले के बरखला में सन 1901 में एक स्कूल की भी स्थापना की थी। ग्रामीण विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्कूल का वर्तमान नाम राजा गोविंद चंद्र मेमोरियल स्कूल है। जो स्कूल की उन्होंने स्थापना किया था और उस स्कूल का नाम राजा गोविंद चंद्र मेमोरियल स्कूल है। याद रखिए आप लोग। ये था हमारा नंदलाल बर्मन के बारे में। और मणिचरण बर्मन हमारा जो दूसरा भी है, मणिचरण बर्मन द्विभाषा भाषा तत्वों के बारे में पहली पुस्तक की रचना मणिचरण बर्मन जी ने ही की थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उनका एक पुस्तक भी प्रकाशित हुआ और उस पुस्तक का नाम था हिडिंबा भाषा। जो पुस्तक था उस पुस्तक का नाम था हिडिंबा भाषा। हिडिंबा भाषा प्रदेश। उसके बाद हमारे पास आता है नलिनेंद्र बर्मन के बारे में। नलिनेंद्र बर्मन एक शिक्षक थे। 1930 के जून महीने के दिमा हसाओ जिले के सादर हाफलॉन्ग मिशन स्कूल में उन्होंने शिक्षक की नौकरी शुरू की थी। कहाँ में किया था? हाफलॉन्ग मिशन स्कूल में। दिमासा जाति की विरासत और परंपरा के संबंध में उन्होंने काफी अध्ययन किया था। नलिनेंद्र बर्मन जी जाति की विरासत और परंपरा के संबंध में उन्होंने काफी अध्ययन किया था। इस संबंध में उनकी लिखी गई जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है द क्वीन ऑफ कचार और हिडिंबा एंड द हिस्ट्री ऑफ कचारीज। दिमासा समाज में श्राद्ध का विषय अंग कीर्तन है। ये लोग कीर्तन करते हैं और उन्होंने श्राद्ध कीर्तन पदावली को एक संकलन का प्रकाशन भी उन्होंने किया था। और उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है हिडिंबराज गोविंद चंद्रकृत हिंदू शास्त्रीय श्रद्धादि कीर्तन गीतिका। ये उस पुस्तक का नाम है। ये था हमारा नलिनेंद्र कुमार बर्मन जी के बारे में। उनकी लिखी गई जो पुस्तक का क्या नाम है? द क्वीन ऑफ कचार और हिडिंबा एंड द हिस्ट्री ऑफ कचारी। अब हम आते हैं अनिल कुमार बर्मन के बारे में। अनिल कुमार बर्मन बचपन से ही समाज सेवा का काम करते रहे बचपन से। 1942 में उन्होंने दिमासा छात्र समिति नामक एक संस्था का भी स्थापन किया था। वकालत के पेशे में व्यस्त रहने पर भी उन्होंने वकालत के कार्य में व्यस्त रहते थे, फिर भी वो अधिक कार्य में लगे रहते थे। जैसे कि आपका सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो और शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में हो, वो लोग इन सब में योगदान देते थे। काफी दिनों तक वे निखिल कछार हिडिंबा
वर्धन समिति के अध्यक्ष भी थे। ये हमारा जो वर्धन समाज के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम है, उन लोगों के बारे में था। अब हम आते हैं रंगमय नगर जन्मोष्ठी के गायन गामला में असम फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे। अपने समाज में उन्होंने कामे खेल संस्कृति का भी प्रसारित किया था। रियांग लुआन रिपो समाज सेवक था और नागा समाज की कला संस्कृति के विकास के लिए भी निरंतर वे काम करते रहते थे। इरुंगम चंद्र सिंह मणिपुरी समाज के प्रथम अर्थशास्त्र विज्ञान के षामासिक स्नातक भी थे। ग्रामीण विद्यार्थियों शिक्षा के लिए उन्होंने कई सार्थक कदम उठाए हैं। उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने उन सबको प्रेरित किया। उन सबको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी कुछ कदम आगे बढ़ाया और साथ ही साथ जो गरीब विद्यार्थी थे उनकी मदद के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांव में स्कूल की स्थापना किया और उसी स्कूल का नाम क्या था, खेलम हाई स्कूल। और जो स्कूल था उस स्कूल का नाम था खेलम हाई स्कूल। जिस स्कूल के उन्होंने स्कूल का स्थापना किया था, वर्तमान में उस स्कूल का नाम खेलम हाई स्कूल था। सोंगाइस में वसंत कुमार सिंह संतोषी ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में असम प्रदेश टीम के खिलाड़ी थे। बाद में वे प्रदेश स्तर के रेफरी भी बने। पहले खिलाड़ी थे, फिर बाद में वे रेफरी बन गए। मणिपुरी विष्णुप्रिया समाज के राजकुमार सेनारिक सिंह और गुरु विपिन सिंह नृत्य कला के क्षेत्र में अविस्मरणीय व्यक्तित्व है। विद्यार्थियों को मणिपुरी नृत्य कला सीखने के लिए राजकुमार सेनारिक सिंह का रविंद्र ठाकुर ने शांति निकेतन बुलाया था। नृत्य कला में योगदान की वजह से ही गुरु विपिन सिंह को सन 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। विपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला। विपिन सिंह को विपिन सिंह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया विपिन सिंह को। परवर्ती समय में बाद में उनको मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें एक सम्मान दिया जिसको कालिदास सम्मान से कहा जाता है, यानी उस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। कोलकाता में मणिपुरी नर्तनालय नामक एक नृत्य कला शिक्षण संस्थान का भी उन्होंने संस्थापन किया। ठीक उसी के बाद जगत मोहन सिंह
हम उसके बारे में जानेंगे। जगत मोहन सिंह। जगत मोहन सिंह साथ ही साथ एक शिक्षक थे और एक साहित्यकार भी थे। शिक्षक के साथ एक साहित्यकार भी थे। मणिपुरी विष्णुप्रिय भाषा में उन्होंने कविता, नाटक, लेख आदि उन्होंने लिखे हैं। वे निखिल विष्णुप्रिय मणिपुरी साहित्य परिषद के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। तो ये था हमारा विशिष्ट व्यक्तियों के साथ उनके उल्लेखनीय बातें, जिन्होंने अपने कार्य के द्वारा लोगों को एक नया राह में दिखाया, उन लोगों को आगे बढ़ाया और उन लोगों के लिए उन्होंने काफी कुछ परिश्रम के द्वारा आगे उन्होंने कदम बढ़ाया, ताकि जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े ग्रामीण लोग हैं, ताकि उनको कुछ सीख मिले, उन लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो इसके ठीक बाद आप लोगों को मैं कुछ प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों को आपको करना है और मेरे को भेजना है। तो उन प्रश्नों को मैं आपको सामने पढ़ूंगा। जो प्रश्न है, उन प्रश्नों के बारे में देखो। असम के दक्षिणी हिस्से के 3 जिलों के नाम आपको लिखना है। असम के दक्षिणी हिस्से के 3 जिलों के नाम, पहला प्रश्न। उसके बाद आपको लिखना है बराक घाटी को क्या कहकर संबोधित किया जाता है। उसके बाद है बराक घाटी के लोगों की मुख्य जीविका क्या है। उसके बाद नेतृत्व का बगीचा किसे कहा जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, तीनों जिलों के बीच से कौन सी नदी प्रभावित होती है। उसके बाद ईसाइयों का प्रमुख उत्सव कौन सा है। ईसाइयों का प्रमुख उत्सव कौन सा है। असम फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। असम फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। असम प्रदेश फुटबॉल के मैनेजर कौन थे। उसके बाद नारी कल्याण समिति की स्थापना कब हुई थी। नारी कल्याण समिति की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद आपका द बैकग्राउंड ऑफ असामीज कल्चर पुस्तक की रचना किसने की थी। द बैकग्राउंड ऑफ असामीज कल्चर, इसकी स्थापना किसने की थी। पुस्तक की रचना किसने की थी। ठीक है, इन प्रश्नों को करके आपको मुझे मेरे नंबर पर भेजना है। और जो प्रश्न है आपका, नेतृत्वविदों ने बराक घाटी को क्या कहकर संबोधित किया था। बराक घाटी में रहने वाले विभिन्न जनगोष्ठियों के नाम क्या क्या है। बराक घाटी के लोगों की मुख्य जीविका क्या क्या है। तो इन सब प्रश्नों को भी आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।